हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ आज की इस वीडियो के अंदर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो बात करेंगे लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेटेंट व्यू एनालिटिक्स जो है मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के अंदर ये शेयर शुमार है और ये वास्तव में ग्रोथ स्टोर है, ग्रोथ स्टोर बोल दिया मैंने, ग्रोथ स्टॉक है और जिसको हमने एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए जो है रखा हुआ है। आज इसके रिज़ल्ट आए, रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बेहतरीन रिज़ल्ट्स जो हैं अभी देखने के लिए मिले और शेयर का भाव है 390 रुपीज़ और बजट शेयर्स ने जो है 315 के लो भी लगाए और पिछले एक महीनों के दौरान जो है बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन जो है इस शेयर्स ने किया है। हालांकि इस कंपनी का जो मेजर बिजनेस है वो यूएस के अंदर है और यूएस बिजनेस आप लोग समझते हैं कि भाई इम्पैक्टेड है और आप सब लोग सुन रहे हैं कि भाई यूएस में मंदी आएगी, यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद देखिएगा इस तरीके की जो कंपनियां जो आईटी स्पेस के अंदर है उनके ऊपर असर तो पड़ता है, लेकिन यहाँ पर इस कंपनी के ऊपर कोई भी असर देखने के लिए नहीं मिला। तो पहले रिजल्ट हम बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कि भाई पिछले साल से अभी तक क्या किया इन्होंने। तो पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर इस कंपनी ने जो सेल की थी वो की थी 94 करोड़ की, यानी कि 95 करोड़। तो 95 करोड़ की जो सेल थी उसके सामने यहाँ पे सेल क्या हुई है, 95 करोड़ की जो सेल थी उसके सामने हुई है सेल 132 करोड़। लेकिन ये जो कंपनी है इनके जो मार्जिन है वो काफ़ी बेहतरीन रहते हैं क्योंकि ये आईटी कंपनीज़ हैं तो इनमें कोई ऐसा खर्चा तो होता नहीं है कि रॉ मटेरियल है, मैन पावर ही है, यानी कि जो सैलरी है वही एक मेजर कंपोनेंट होता है और उसके अलावा जो टूर्स एंड ट्रेवल्स के जो खर्चे हैं वो, और इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो यूज़ करती हैं कंपनियां वो, तो मेजर खर्चा यहीं से आता है। और 132 करोड़ जो है यहाँ पे इन्होंने खर्च इनकम जनरेट की, उसके सामने 40 करोड़ पिछले साल रेवेन्यू थे, इस बार 88 है अदर इनकम, यानी कि जो मिसलेनियस इनकम्स हैं वो इनके पास आई है जिसमें इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। तो टोटल इनकम जो है 98 करोड़ से बढ़कर 141 करोड़ हो गई, क्योंकि रुपीज़ मिलियंस में ये ध्यान रखिएगा। अब ईबिटा यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रीशिएशन अलाउंस पिछले साल सेम क्वार्टर में था 26.5 करोड़, जो इस बार 37.3 करोड़ है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 27 करोड़ था, इस बार है 43 करोड़। अब इनमें ग्रोथ देखते हैं कि ग्रोथ कैसे की है। रेवेन्यू में ग्रोथ की है तकरीबन 40%, टोटल इनकम में ग्रोथ की है 42.9%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर ग्रोथ की है 41.1%, ईबिटा मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप बोल सकते हैं इसको। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ग्रोथ की है 55% और टैक्स सेविंग होने की वजह से प्रॉफिट में ग्रोथ की पिछले साल के सामने 71.7%। तो ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन जो है इस सेगमेंट के अंदर है। मार्जिन्स की बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स थे पिछले बार 27.9, इस बार है 28.2%। तो जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स है वो तकरीबन 27-28% के आसपास है, तो मार्जिन्स अच्छे हैं। हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले में मार्जिन्स थोड़े से स्ट्रेच है, तो इसमें जो खर्चे हैं यानी कि जो ऑपरेटिंग खर्चे हैं वो बढ़े हुए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 28% था वो इस बार 30% है, यानी कि टोटल सेल्स का, और पैट था सेल्स का 22%, इस बार 26.4% है, यानी कि जो बाकी खर्चे हैं अदर खर्चे हैं उनमें इन्होंने अच्छी सेविंग की है। हालांकि ऑपरेटिंग खर्चे जस के तस हैं। और ईपीएस की बात करें तो ₹1.25 की ईपीएस के सामने ₹1.86 की ईपीएस है और डाइल्यूटेड ईपीएस ₹1.20 के सामने ₹1.80 है और कुल जो ग्रोथ है वो यहाँ पर तकरीबन 48% के आसपास है। तो ग्रोथ बेहतरीन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में अगर हम बात करें तो रेवेन्यू में ग्रोथ है 10% की, प्रॉफिट में ग्रोथ है 18% की। तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि जब इनकी सेल बढ़ती है 10% तो प्रॉफिट बढ़ता है तकरीबन 18%, यानी कि जो लीवरेज है वो 1.8 है। यानी कि सेल में अगर 10% की ग्रोथ होगी तो इनका जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 10% के सामने 18% बढ़ रहा है, यानी कि 100 रुपये की सेल बढ़ेगी तो 18 रुपये का प्रॉफिट जो है बढ़ना ही बढ़ना है, यानी कि 18 की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। यानी कि 1 रुपये की सेल 100 रुपये के ऊपर अगर सेल बढ़ती है तो प्रॉफिट में परसेंटेज 18% का ग्रोथ आता है, यानी कि 10% बढ़ाओगे आप सेल, प्रॉफिट आपका 18% बढ़ेगा। यानी कि सेल अगर आपकी 1 लाख से बढ़कर, मान ली मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 लाख से बढ़ के 2 लाख है और 1 लाख की सेल पे आपका 50,000 प्रॉफिट था, तो 2 लाख की सेल पर आपका ये नहीं है कि 1 लाख प्रॉफिट होगा, 1 लाख तो होगा ही होगा, उस 1 लाख में भी 18% अलग से होगा, यानी कि 1,18,000 प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से ये जो ग्रोथ है
काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप हाफ ईयरली बेसिस पे भी बात करेंगे, यानी कि शुरू के साल के 2 महीने और इस साल के 2 महीने में, तो भी देखिएगा 35% की ग्रोथ है। तो ये जो कंपनी है ग्रोथ प्रॉफिट्स में 35% है। हालांकि रेवेन्यू में ग्रोथ थोड़ी सी स्लो है यहाँ पे। तो यहाँ पे डेल्टा का बेनिफिट लीवरेज जो है वो यहाँ पे कम है हाफ ईयरली रिजल्ट्स में, लेकिन क्वार्टर बहुत अच्छा लीवरेज जो है इनके पास है। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इस क्वार्टर के अंदर हमें देखने के लिए मिली। हो सकता है कल आपको शेयर प्राइस में भी सिमिलर व्यू मिले। और हालांकि ये चीज़ें मैं आपके साथ बात कर चुका हूँ। ऑपरेटिंग रेवेन्यूज ईयर ऑन ईयर 39.7, ये हालांकि सेम, क्योंकि ये ग्राफ्स में जो है दिखा रहे हैं। तो देखिएगा ये जो कंपनी है डेटा का काम करती है, तो इससे अच्छी प्रेजेंटेशन किसकी होगी। तो प्रेजेंटेशन एक ही चीज़ को 4 तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो प्रेजेंटेशन में देखेंगे तो जो ईबिटा मार्जिन था 34.7% ईयर ऑन ईयर जो है। ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ में जो ग्रोथ है वो 38.2% की है। पैट में 56% की है। पैट के अंदर 71.7% की है। तो ये सब चीज़ें जो है कंपनी आपको बताती रहेगी। हालांकि वही चीज़ें हैं जो हम पीछे शेयर कर रहे थे। और बिज़नेस किस तरीके का करती है ये आप लोगों को मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं जिनमें EPS 1.86 है, लेकिन आप EPS देखिएगा 1.8। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि देखिएगा जो पिछले साल की EPS थी 7 रुपये के आसपास 6.84 डाइल्यूटेड, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार तकरीबन 10 रुपये के आसपास की EPS इस पूरे साल के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। और शेयर का भाव है तकरीबन 390। तो इसकी जो PE रेशो है फॉरवर्ड अर्निंग्स के ऊपर 39 हो जाएगी। जबकि मुझे लगता है कि इस तरीके की जो ग्रोथ वाली कंपनीज हैं वो 45 से लेकर 50 तक की, मतलब बुरे समय में भी PE रेशो डिज़र्व कर सकती हैं। तो अभी भी मुझे लगता है कि ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज़ है, शेयर का प्राइस जिन भाव के ऊपर है अभी प्रेजेंटली, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एवरेज करने लायक अच्छा प्राइस है। और अगर आपको नीचे मिले तो उन प्राइस पे भी आप ले सकते हैं। तो तरीका यही है कि SIP मोड में मुझे हालांकि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे लगे हैं। और अगर कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो 2006 में बनी कंपनी आज की डेट में 30 से ज़्यादा ऐसी फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ के साथ काम कर रही है। उनके साथ डेटा एनालिटिक्स का जो है उनका बिजनेस है। और आप लोग जानते हैं कि डेटा हर जगह काम होता है। अभी मैं रिजल्ट की जब चर्चा कर रहा था तो इससे पहले मैंने फेसबुक के जो है फाइनेंशियल्स पर नज़र डालने की कोशिश की। तो फाइनेंशियल्स फेसबुक के जो है आपको बताऊं कि चैलेंजेस जो है उनको नज़र आ रहे हैं। और फेसबुक का जो शेयर है अभी प्री ओपनिंग सेशन में तकरीबन 23% के डाउनफॉल के साथ काम कर रहा है। और कल भी 6% के आसपास वो शेयर टूटा था। तो मेटा प्लेटफॉर्म्स यानी कि जो फेसबुक का शेयर है उसके अंदर जो गिरावट का जो रुख है वो चल रहा है। अब वो गिरावट क्यों हो रही है, मान लीजिए आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक से व्यूअर क्यों जा रहे हैं, क्यों लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस उनको आ रहे हैं, ये सब चीज़ें कौन बताएगा आपको। तो हालांकि फेसबुक खुद एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके पास अपनी डाटा एनालिटिक्स टीम है। लेकिन इसी तरीके से जो छोटे बिजनेसेस हैं या जो बिजनेसेस डायरेक्टली IT में काम नहीं करते तो वो अपनी सर्विसेज आउटसोर्स कर देते हैं। तो उसी सेगमेंट के अंदर ये कंपनी काम करती है। ये कंपनी आपको बता देगी कि भाई आपका कस्टमर आपके पास क्यों नहीं आ रहा, कस्टमर आ रहा है तो उसको क्या चीज़ें पसंद है, कस्टमर को क्या क्या चीज़ें और चाहिए, कस्टमर्स नई चीज़ें क्या चाह रहा है कि आप जो प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच रहे हैं उसके अलावा क्या चीज़ें चाहता है, आपके आफ्टर सेल सर्विसेज को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, आप अपने पेरोल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो उस सारे के सारी जो चीज़ें हैं वो ये कंपनी करती है। और मुझे लगता है कि इसका जो फ्यूचर है वो काफ़ी बेहतरीन है। और जिस तरीके से कंपनी नई नई इनोवेशंस कर रही है और प्रमोटर का भी ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया जो है। और IIT और IIM से जो है पढ़े हुए जो इसके फाउंडर्स हैं, हालांकि जो हस्बैंड वाइफ है दोनों ही उनके फाउंडर मेंबर्स हैं। और वैसे भी आप देखेंगे कि सैलरी वाइज या बाकी ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। हालांकि वैल्यूएशंस देखिएगा मेरे पोर्टफोलियो में शायद सबसे महंगी वैल्यूएशन का शेयर है। और पसंद मुझे इसलिए कि मैं इस तरीके की ग्रोथ कंपनीज, और मुझे लगता है कि इस तरीके की जो डिजिटल कंपनी है काफ़ी आगे अच्छा करेंगी। और आपका जो व्यू है अगर देखिएगा केवल 1 साल 2 साल का है तो मुझे नहीं लगता कि ये शेयर आपको रखना चाहिए। अगर आप कम से कम 4 से 5 साल का जो है विज़न रखेंगे तो ही ये शेयर्स मुझे लगता है कि बहुत अच्छा करेगा। क्योंकि हमारे पास भी ऊपर के प्राइस के शेयर भी हैं। और लेकिन मुझे इस तरीके की कंपनीज के साथ कंफर्ट रहता है। और हो सकता है कि अगर बिलो 400 भी ये शेयर्स रहता है तो आने वाले समय के अंदर हम इसके अंदर और एक्यूमुलेशन भी कर सकते हैं। तो ये एज ए पर्सनल डिस्क्लोजर मैं आपको बता दूं। और कंज्यूमर परसेप्शन, कंज्यूमर बिहेवियर, लाइफ टाइम वैल्यू एनालिसिस, लॉयल्टी यानी कि कौन से कस्टमर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं,
इसके अलावा कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है। जैसे अब फेसबुक है, आप यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिएगा मैं भी फेसबुक आज से 7-8 साल पहले काफ़ी यूज़ करता था, तो अब मेरा बिहेवियर क्या चेंज हो रहा है, मैं उसके पास फेसबुक को ज़्यादा यूज़ करता नहीं, या कस्टमर्स क्यों यूज़ नहीं कर रहे। तो ये सब चीज़ें कौन बताएगा आपको? तो ये अल्टीमेटली जो डाटा एनालिटिक्स में जो कंपनियाँ काम करती है वो बताएंगी। इसी तरीके से मार्केटिंग में आपकी ब्रांडिंग से रिलेटेड आप कैंपेन कैसे करें, आप किस तरीके से मॉडलिंग तैयार करें, नए प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करें, पर्सनलाइज मार्केटिंग में आपकी कैसे हेल्प हो सकती है। तो इस तरीके के काम में ये कंपनी का पड़ता है। सप्लाई चेन जो है, मैट्रिक्स है, डिमांड का फोरकास्ट करना है, सप्लाई का फोरकास्ट करना है, आपको गोदाम में कितना माल रखना है, कितना रॉ मटेरियल रखना है, इन्वेंट्री किस तरीके से, आपको अपने नेटवर्क कैसे ऑप्टिमाइज करने हैं, आपके पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, आपको पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है उसका एनालिसिस करना, कलेक्शन एनालिटिक्स। और तो इस तरीके से यानी कि जो स्टॉक मार्केट में जो निवेश करते हैं उससे रिलेटेड एनालिसिस भी ये करती हैं। एचआर एनालिटिक्स, भाई एम्प्लॉय को क्या चाहिए, एम्प्लॉय नौकरी छोड़ के क्यों जा रहा है, एम्प्लॉय का कौन सा टैलेंट जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। तो इस तरीके से अपने क्लाइंट्स के लिए डिफरेंट तरीके के काम करते हैं, यानी कि एक तरीके से नॉलेज बेस्ड जो है ये काम करते हैं, यानी कि एक जो इनका व्यू है वो KPI बेसिस पर है। तो मुझे लगता है कि जो डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, एनालिटिक्स है, ये एक फ्यूचर है। और जो चीज़ हम खुद जाके बाज़ार से सर्वे करते थे और जाके सर्वे रिपोर्ट तैयार करते थे, यानी कि मॉडलिंग, जो मार्केटिंग मॉडलिंग है, या जब कोई प्राइसिंग करनी होती थी तो हम बाज़ार में जाके सर्वे करते थे। अब सारी चीज़ें क्या है कि जो कस्टमर है वो ऑनलाइन है, और ऑनलाइन में क्या चीज़ें पसंद कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या वो शॉपिंग कर रहा है, कहाँ से उसका पैसा आता है, क्या क्या उसकी पसंद और नापसंद है, वो सब जो है डेटा को कलेक्ट करना है। तो जो डेटा को किस तरीके से एनालिसिस कर रहा है और किस तरीके से आपकी कंपनी के लिए वो यूज़ हो सकता है, उस काम के अंदर ये कंपनी काम करती है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो इनके क्लाइंट बेस बहुत बढ़िया है। तो जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो आप देखिएगा किस तरीके की सर्विस है, मैच, व्यू, पार्ट, AI असिस्ट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत अच्छा काम है। और कंपनी इनके किन किन सेगमेंट में काम करती है देखिएगा, 69% कंपनी इनकी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, यानी कि जो खुद टेक्नोलॉजी में काम कर रही है वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज इनकी क्लाइंट है। दूसरी कंपनी है जो इंडस्ट्रियल, जो माल बनाती है, यानी कि मान लीजिएगा कोई फर्नीचर बना रही है, कोई बेड बना रही है, कोई अलमीरा बना रही है, कोई कंपनी टीवी बना रही है, फ्रिज बना रही है। इस तरीके की जो कंपनी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर रही है, उनकी सप्लाई चेन, उनकी मेंटेनेंस। आप मान लीजिए आपने टीवी बेच दिया, अब टीवी बेचने के बाद कस्टमर को का टीवी अगर ख़राब होगा तो उसका बिहेवियर, तो आप लाखों करोड़ों टीवी बेच रहे हैं, फ्रिज बेच रहे हैं, AC बेच रहे हैं, तो उनकी सर्विस का जो शेड्यूलिंग है, रिपेयर, मेंटेनेंस, कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है, वो सब तरीके का जो प्रोग्राम है ये अपने इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स को देते हैं। CPG और रिटेल्स, और उसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो मेन जो फंक्शन है इनका वो अभी भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज के लिए। दूसरा जो इंडस्ट्रियल है वो है 11.3। इसके अलावा जो बाकी जो कंपनीज हैं जो मार्केटिंग के ऊपर, जो CPG और रिटेल्स सेगमेंट के अंदर जो कंपनी काम करती है, यानी कि जो कस्टमर से डायरेक्टली लिंक करती हैं, आप ये समझ सकते हैं कि परचून की दुकान वाला जो है या रिटेल शॉप्स है, उनको जो सर्विसेज दे रहे हैं उनको 11.3 है। और BFSI यानी कि जो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस जो सेगमेंट है उसको 8.5% इनके क्लाइंट है। तो मेजर क्लाइंट में भी देखेंगे तो अडोब है, ऊबर है, और US के जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो IT के अंदर जो इनकी मेजर क्लाइंट्स हैं। US के अंदर जो होम अप्लाइंसेज में कंपनीज हैं, लग्जरी कार कंपनीज हैं, लीडिंग होम अप्लाइंसेज कंपनीज हैं, वो इनके क्लाइंट्स हैं। US के अंदर ही जो कॉस्मेटिक्स कंपनी है, जो स्नैक्स बनाती कंपनी, वो कंपनी है 7-Eleven, एक लीडिंग US रिटेल प्लेयर इनका क्लाइंट है। तो क्लाइंट बेस भी अच्छा है। और लेटेंट व्यू एनालिटिक्स में भी अगर आप देखेंगे कि जो बिज़नेस है वो स्केल हो सकता है, यानी कि कितना भी बढ़ाया जा सकता है। और सबसे खास बात ये है कि किसी भी बिज़नेस को बढ़ाए ना तो इनको खर्चा ही नहीं लगता। खर्चा क्यों नहीं लगता? क्योंकि लो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। और अगर ये कहते हैं कि जो इनका एक्सपेंशन है उसके लिए इनको 0.6% ऑफ द रेवेन्यू, यानी कि जो सेल कर रहे हैं ना, अगर उसका 1 या 2% पे ऐसा भी ये लगा देना तो भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। तो कहते हैं कि हमें कैपिटल की तो ज़रूरत है ही नहीं, और जो पैसा आ रहा है बस उसी से आप जो है ग्रोथ कर सकते हैं। तो जो प्रॉफिट्स है वही सफिशिएंट है ग्रो करने के लिए। और अगर सेक्टर की बात करें तो भाई देखिएगा, मैंने आपके साथ देखिए, मैंने कहा ना कि कंपनी ना एक ही चीज़ को 3 तरीके से, 4 तरीके से, 5 तरीके से बताती है। तो अगर आप इनको देखेंगे कि भाई अब टेक्नोलॉजी में कितना है, तो टेक्नोलॉजी 69, ये वही चीज़ है लेकिन दूसरे तरीके से बताई हुई है।
CPG एंड रिटेल्स में कितना है 11% और बाकी सब 20% हो गया। जोग्राफिकली देखें तो 95% बिजनेस US से आता है, 2% यूरोप से आता है और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हालांकि कंपनी की मैनेजमेंट कह रही है कि हम बाकी एरियाज पे भी फोकस कर रहे हैं और मेजर जो 5 क्लाइंट्स हैं उनसे इनके पास रेवेन्यू आता है 59%, जो टॉप 10 क्लाइंट्स हैं उनसे आता है 72% और टॉप 20 क्लाइंट्स हैं उनसे आता है 87% और बाकी जो क्लाइंट्स हैं उनसे 13% आता है। तो इसका मतलब ये तो कह सकते हैं कि 5 जो मेजर क्लाइंट हैं वो अगर इनके टूटते हैं तो वो एक रिस्क हो सकता है। बट ये कंपनी का जो है ट्रैक रिकॉर्ड जिस तरीके का है तो हमें लगता है कि अपने कस्टमर्स के साथ जो है एक अच्छी रिलेशनशिप है इनकी और अभी नए क्लाइंट्स भी इनके साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि मार्केट में जो चैलेंज होता है वो यही होता है कि भाई US में कुछ भी होता है तो इस तरीके की कंपनी जो है रिएक्ट करती है। तो जब भी कभी डाउ जोन्स में या नैस्डैक में गिरावट हो और US की खबर की वजह से बाजार टूटते हुए नजर आए, उस समय पर आप देखिएगा चाहे तो इस तरीके के शेयर्स में और एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। अगर इनके बिजनेस की बात करें कि भाई किस तरीके से इनका बिजनेस ग्रो कर रहा है, कस्टमर एनालिटिक्स का बिजनेस 20 से 24 में 26% की रेट से ग्रो हुआ है, यानी कि पहले साल 26 बढ़ा, फिर 26 बढ़ा, जो बढ़ा उसके ऊपर 26 बढ़ा, तो बेहतरीन कंपाउंडिंग है। मार्केट एनालिटिक्स में 19% की ग्रोथ है, सप्लाई चेन में 28% की ग्रोथ है, फाइनेंशियल्स एंड रिस्क एनालिटिक्स में 22% की है, HR में 24%, यानी कि हर सेगमेंट में ग्रोथ है। ये नहीं है कि एक ही सेगमेंट के ऊपर डिपेंडेंस है। इसके अलावा भी लीडिंग रिटेलर्स हैं, होम अप्लाइंसेस कंपनी है, लीडिंग स्नैक्स कंपनी है इनके पास। और कंपनी की मैनेजमेंट में देखिएगा विश्वनाथ वेंकटरमन जी जो है वो IIM से जो है PGDM किया, वो जो इक्विवेलेंट टू MBA, BTech IIT मद्रास से, और सिमिलरली जो इनकी जीवन साथी है वो भी सेम बिजनेस के अंदर है, मतलब IIT कलकत्ता से पढ़ी हुई है और बिट्स पिलानी से आने की उन्होंने जो है इंजीनियरिंग की हुई है। और बाकी जो काफ़ी जो अच्छे जो प्रोफेशनल्स हैं वो इनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बोर्ड में भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई किस तरीके के क्लाइंट्स में सर्विस देते हैं तो इंजीनियर्स जो है इनके पास 679 है, मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स जो है 193 हैं, पोस्ट ग्रेजुएट जो है 129 है और जो PhD पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD, स्टैटिस्टिशियंस जो है 11 और बाकी जो है 45 है। और मेजर जो लोग डिलीवरी यानी कि मेन बिजनेस चाहे किसी भी एरिया में दे रहे हो तो 941 जो है वो कस्टमर्स इन्हीं के यानी कि जो बिल्कुल सीधा डायरेक्ट क्लाइंट को डिलीवरी देते हैं उसके साथ काम कर रहे हैं। सेल्स और मार्केटिंग में 52 हैं, जो खुद कंपनी के प्रमोशन, नए क्लाइंट्स को ढूंढ के लाना, नए क्लाइंट्स के पास जाना और नए क्लाइंट और साथ साथ जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको रिटेन करना, इन काम के अंदर लगे हुए 52 लोग। और कॉर्पोरेट फंक्शन यानी कि जो बाकी ऑफिस है, अकाउंट्स है, जो बाकी मिसलेनियस काम है, ठीक है जी, साफ़ सफाई का भी जो काम है, बाकी ऑफिस को मेंटेन करने का, उसमें 64 लोग हैं। तो सीधा सीधा आपको समझ में आ रही है कि किस तरीके से कंपनी काम कर रही है और जो ग्रोथ है वो इस कंपनी के अंदर रही है। और ग्रोथ जो है वो अपनी अभी इनके पास ऑर्गेनिक है और हो सकता है क्योंकि अभी कंपनी पैसा कमा रही है तो आगे चल के आपको ये भी खबर मिल सकती है कि कुछ इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी मिल सकती हैं। तो स्ट्रेंथन पोजीशन थ्रू सिलेक्टेड इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज़, तो ये जो छठा पॉइंट है ये आप ध्यान रखिएगा कि कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ भी फोकस कर रही है, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर जो पोजीशंस हैं वो काफ़ी अच्छी है और बैलेंस शीट में डेट नाम की मतलब डेट ना के बराबर है। तो उन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो ये कंपनी जो है अच्छा कर सकती है अभी भी। तो मेरे जो व्यू हैं और ये रिजल्ट एनालिसिस है तो एक तरीके से पूरा रिव्यू करने की मैंने कोशिश की है आपके साथ। और अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देखें, अगर बैलेंस शीट को भी देखें और कैश फ्लो को भी देखें तो कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी अच्छा ही करती रहेगी कंपनी। और पिछले साल के 21 करोड़ के प्रॉफिट के सामने इस बार का 37 करोड़ का प्रॉफिट है और आफ्टर टैक्स तो मुझे लगता है कि काफ़ी कंफर्टेबल है। और अगर 6 महीने की बात करें, अगर पीरियड एंडेड अगर सितंबर 30 की बात करें हम तो मतलब अगर 2 क्वार्टर की बात करें तो पिछले साल 6 महीने में 44 करोड़ कमाया था, इस बार 68 करोड़ कमाया है। पूरे साल का 129 करोड़ था, तो हालांकि उसमें एक एक्सेप्शनल इनकम भी थी। तो प्रॉफिट हमें लगता है कि 10 या 11 रुपये के आसपास की, 10 रुपये के आसपास की EPS हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 10 रुपये की EPS फॉरवर्ड अर्निंग्स के ऊपर 390 रुपये का भाव है, 39 की PE रेशो है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की ग्रोथ वाली जो कंपनी है इन वैल्यूशंस पे महंगी है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा भैया कोई भी निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, आपका पैसा है, रिस्क समझिएगा शेयर मार्केट का। कंपनी अच्छा करती है और शेयर बाज़ार ख़राब कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कंपनी अच्छा करे तो आपका शेयर भी अच्छा ही करे। बहुत समय ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि कंपनियां तो बहुत अच्छा कर रही हैं लेकिन शेयर का भाव नहीं चल रहा है।
तो ये समझिएगा कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपकी जो मार्केट है, यानी कि जो इकोनॉमी है और मार्केट है, उसका रिस्क हमेशा बना रहता है। तो इसलिए निवेश करने से पहले आप अपने आप को खुद समझ लीजिएगा कि भाई आप किस तरीके का आपका बिहेवियर है, आप इसके साथ लंबे समय रुक सकते हैं नहीं रुक सकते, और इसके साथ साथ कंपनी आगे चल के कैसा कर रही है उसके लिए भी आपको रेगुलर जो है रिव्यू करनी पड़ेगी परफॉर्मेंस, और उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। तो आपको ये जो एनालिसिस है ये कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर बताइए। मेरे को अगर इस रिज़ल्ट में अगर कुछ मार्किंग करनी हो तो मैं इस रिज़ल्ट में 10 में से 9 नंबर देना पसंद करूँगा, क्योंकि देखिएगा हम उम्मीद और की भी कर सकते थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद अच्छा और करेगी, लेकिन क्योंकि यूएस वाले जो चैलेंजेस हैं हम उनको अगर देखें और उन सब के बावजूद जो कंपनी ने किया है काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें नज़र आए हैं, और आगे चल के हमें लगता है कि ग्रोथ जो है कंटिन्यू रहेगी। अगर इसी तरीके की ग्रोथ 2-3 साल अगर कंटिन्यू रहेगी तो हमें लगता है कि 4 फिगर के अंदर भी शेयर के प्राइस आ सकते हैं बड़े आराम से, और 1-2 साल के अंदर भी आ सकते हैं, सब्जेक्टेड टू मार्केट कंडीशन, मार्केट किस तरीके की और आईटी कंपनीज को बाजार किस तरीके से लेता है वैल्यूएशंस वाइज, ये भी आपको देखना पड़ेगा। बट मेरा जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म व्यू है, आप लोग जानते हैं इस तरीके का। और अभी मैं जो है फैमिली मेम्बर्स के साथ बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि आपने लेटेंट व्यू का शेयर ले रखा है, तो ये लेटेंट व्यू में आपका ऐसा क्या है कि सबसे महंगी वैल्यूएशन वाला शेयर है। तो मैंने कहा कि जब थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी इशू और उस शेयर्स को हम बड़ी मात्रा में रख सकते हैं, तो यहाँ पे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी बड़ी है, मैनेजमेंट भी अच्छी है, ग्रोइंग कंपनी है, वैल्यूएशंस थोड़ी सी महंगी है, लेकिन मुझे कंफर्ट है यहाँ पे। और देखिएगा शेयर मार्केट में सब कुछ अगर डाटा मार्केट की तरह होता तो फिर बात अलग क्या है, रिस्क है ना, तो भैया उसी के तो पैसे आप ले रहे हैं। तो अगर रिस्क नहीं लेना तो भैया अपने एफडी में रखो पैसा, या डेट म्यूचुअल फंड्स में रखो या लिक्विड फंड्स में रखो। तो सीधी सी बात ये कि हमें तो पता नहीं भाई इक्विटी के अंदर रिस्क रहता है, और उस रिस्क को देख के ही हम पैसे लगा रहे हैं। तो ये बात समझ लीजिएगा आप भी कि भाई रिस्क होता है, अगर कंपनी में रातों रात कुछ हो जाता है तो कुछ भी हो जाए, कोई मतलब प्रमोटर के साथ ही मिस हैपनिंग हो जाए, भाई इस तरीके की कंपनी वन मैन कंपनी टाइप है आज की डेट में, तो फिर आप कहोगे कि सर इस कंपनी का क्या होगा, जैसे बहुत सारी कंपनीज हमने देखी। तो ये सब चीज़ें आप अपने दिमाग में रखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस तरीके का, लेकिन मेरी निवेश है तो मुझे इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए जब भी आप अपना एलोकेशन करें कि भाई आप इसमें कितना पैसा डालेंगे, ये आपके ऊपर जो है निर्भर करता है। हालांकि अब कंपनी इस साइज़ की हो गई है कि वन मैन कंपनी नहीं है, लेकिन इसी तरीके से कंपनी होती थी हमारे पास BGR एनर्जी सिस्टम, तो उस कंपनी में भी यही था कि जो BG राव जी थे उनके डेथ के बाद जो है वो कंपनी अच्छा नहीं की, और जब तक वो थे बहुत अच्छा वो कंपनी कर रही थी। तो कुछ बार कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जहाँ की प्रमोटर या जो कंपनी के मेन होलसेल होते हैं उनकी डेथ के बाद, या उनकी जो है मतलब अगर ये कह सकते हैं कि भाई अगर वो योग्य नहीं रही है, किसी तरीके से हेल्थ इशू आ गए, तो कभी कभी जो है ऐसे चैलेंजेस भी आते हैं। तो हालांकि हो सकता है कि मैं BGR एनर्जी आजकल देखा नहीं है, बट वो काफ़ी नीचे जो है वो शेयर्स आ गए थे। हालांकि वो शेयर्स हमारे पास ट्रेडिंग में थे ज़्यादा, और हालांकि उसमें इन्वेस्टमेंट भी थी, तो बट ये शेयर बाजार में होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी जब कुछ गलत हो जाता है या वो कंपनी अच्छा नहीं करती तो आपकी इन्वेस्टमेंट में नुकसान वहाँ पर भी होता है। तो इसीलिए जो है डाइवर्सिफिकेशन जो है सबसे अच्छा टूल होता है कि आप अपना निवेश जो है चारों तरफ रखें और किसी एक शेयर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी ना रखें। हालांकि हमने भी पास्ट में बहुत सारी डिपेंडेंसी एक ही शेयर पे रखी थी और रिस्क लिया था, और वो लोग आप जानते हैं कि मैं किस शेयर्स की बात कर रहा हूँ। हालांकि अब डिपेंडेंसी नहीं है वो शेयर्स की, मतलब है पोर्टफोलियो में अभी भी है, बट अब कोई जो है ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें लग रहा था कि बहुत अंडर वैल्यूड शेयर है और पोटेंशियल ज़्यादा है, तो हमने वो शेयर्स रखा था और उसमें अच्छे पैसे भी कमाए। समझ गए होंगे कौन से शेयर की बात कर रहा हूँ, बताइए, जिस कंपनी का डीमर्जर भी हुआ था। ठीक है जी, तो आप समझ गए होंगे बात। तो आज जो है ये फेस्टिवल के बाद जो है चर्चा, क्योंकि पीछे थोड़ा सा काफ़ी बिजी शेड्यूल रहा, तो आपके साथ वीडियो भी ज़्यादा शेयर नहीं हुई। लेकिन अब फेस्टिवल सीजन के अंत में जो है, अभी तो हालांकि फेस्टिवल और भी चलेंगे, लेकिन आज मैंने स्पेशली टाइम निकाल के आपके साथ एक अच्छी लंबी खासी जो है 25 मिनट की चर्चा की। 1-2 रिजल्ट आज हो रहे हैं, उनकी चर्चा भी जो है अभी अल्फ़ा मेंबर्स के साथ अभी हम करेंगे। तो वीडियो में आप जो है जुड़े रहे, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।